नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं व्यंजन। ठीक है, तीसरी क्लास है ये यूपी पीईटी स्पेशल बैच की। ये तीसरी क्लास है हिंदी की। ठीक है, बाकी तो आपका चल ही रहा है, जीएस भी चल रही, पॉलिटी भी चल रही है, रीजनिंग भी चल रही है यूपीएसआई बैच के लिए। हालांकि वो हर जगह काम आती है और पॉलिटी में ऐसे पढ़ा रहा हूँ कि वो हर जगह काम आएगी। ठीक है, चाहे छोटा एग्जाम हो चाहे आपका बड़ा एग्जाम हो। तो भाई आते हैं व्यंजन पर। देखिए पहले देखते हैं वर्ण। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो। स्वर को हम लोगों ने कल बहुत अच्छे से पढ़ा, हर चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा। भाई देखिए, अगर वीडियो को ओपन करते हैं तो देख लिया करें थोड़ा, वरना ओपन ही मत किया करें। मेरी टाइम वाच खराब कर देते हैं तो यूट्यूब आगे प्रमोट नहीं करता है। तो इससे अच्छा आप लोग खोला ही ना करें वीडियो को। अगर यहाँ तक देख लिए हैं, मेरी बात सुने हैं, तो कृपया आगे से ऐसा मत करिएगा कि आप खाली आते हैं और खोल के चले जाते हैं, बस ये देखते हैं कि कितने व्यूज़ हो गए। तो भैया मेरे जो वीडियो पे व्यूज़ बिल्कुल नहीं आते हैं बस। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ण हो गया और ये व्यंजन। तो हम लोगों ने कल क्या पढ़ा? स्वर जो है हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? जो स्वतंत्र रूप से जिनका उच्चारण नहीं होता है वो व्यंजन कहलाते हैं। और स्वर में क्या होता है? स्वर में दोस्तों क्या होता है कि जो स्वतंत्र रूप से जिसका उच्चारण होता है, जिनको बोलने में और किसी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, तो वो स्वर होते हैं। और यहाँ पर ये क्या है कि जिसको बोलने में दूसरे वर्ण की आवश्यकता होती है वो व्यंजन कहलाते हैं। ये स्वतंत्र रूप से नहीं होते हैं। ठीक है, तो उच्चारण क्या होता है इसका? उच्चारण स्वतंत्र नहीं होता है। स्वतंत्र उच्चारण इसका नहीं होता है। इसको बोलने के लिए हम लोग स्वर की सहायता लेते हैं। देखिए जैसे कि मान लीजिए एक यहाँ पर वर्ण में लिखता हूँ का, तो का ये जो है ये व्यंजन है। इसको जब हम लोगों ने का बोला या का लिखा तो इसमें स्वर का काम है, तभी ये पूरा लिखा है, अन्यथा ये पूरा नहीं होगा। अगर इसको हम लोग इसका शब्द विच्छेद करेंगे तो देखो का है, इसमें हलंत लग जाएगा प्लस आ, और इनको दोनों को जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा? का। तो इसलिए ये व्यंजन है। का, खा, गा, घा सब व्यंजन होते हैं। तो आपको व्यंजन समझ में आ गए होंगे कि व्यंजन जो है वो स्वतंत्र नहीं होते हैं। इनको बोलने में स्वर की सहायता ली जाती है। स्वर की सहायता इनको बोलने में ली जाती है। ठीक है, और स्वर में क्या है कि स्वर को बोलने में किसी भी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि अगर स्वर मिल जाते हैं तो अलग बात है, वो संयुक्त स्वर हैं जो मैंने कल बताया था। कौन कौन से? ए आई ओ औ। तो ये संयुक्त स्वर है, वो स्वर ही मिलते हैं तभी बनता है। तो जैसे कि यहाँ पर ये आ लिखा है तो आ मतलब क्या हुआ? ये स्वतंत्र है। ये बड़ा आ है, ये भी अपने आप में स्वतंत्र है। ये छोटी ई है, ये भी अपने आप में स्वतंत्र है। पर ऐसा नहीं है, ये गा जो है ये स्वतंत्र नहीं है। इसीलिए व्यंजन, क्योंकि गा को पूरा करने में हमें छोटा आ का सहारा लेना पड़ा है, तभी ये पूरा है। ठीक है, तभी ये पूरा बना है, इसलिए ये व्यंजन हो गया। अब आते हैं दोस्तों इस बात पे कि व्यंजन कितने होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं इनकी संख्या आपको बतानी है। क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाता है कि व्यंजन की कितने व्यंजन होते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन, कितने व्यंजन होते हैं, हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी होती, ऐसा क्वेश्चन है, तो आपको लगाना है 33। ठीक है, तो व्यंजनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। 33 होती है। 33। ठीक है, 33 होती है। और अच्छा एक बात देखो, जैसे इसमें क्या होता है कि हम लोग 36 भी कभी कभी पढ़े हैं तो वो संयुक्त स्वर को जोड़ लेते हैं, छत, छा और त्राव, ज्ञा। ठीक है, तो उसको भी जोड़ते हैं, लेकिन वो संयुक्त स्वर है, वो क्या है? संयुक्त अक्षर है, वो संयुक्त अक्षर है, इसलिए वो इसमें व्यंजन में नहीं आता है। वो संयुक्त अक्षर है। बाकी स्वतंत्र अगर अक्षर की बात करते हैं तो इसमें 33 ही माने जाते हैं। मैं स्वतंत्र शब्द की बात नहीं, मतलब जो स्वतंत्र स्वर होते हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। स्वतंत्र अक्षर अपने आप में होते हैं, मतलब दो व्यंजनों से मिलकर बनता है, वो संयुक्त अक्षर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 33 संख्या मानी जाएगी। अब 33 संख्या कैसी होती है इसको देखते हैं। क्लास को बहुत लंबी नहीं खींचना है। ठीक है, आराम पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि डाटा भी कम खत्म होता है, इससे अपलोडिंग में टाइम भी कम लगता है। लाइव अगर हो रहा हो तो अलग बात है, ये बहुत जल्दी क्लासेस खत्म हो जाएंगी। देखो, अगर अर्थ के आधार पर अगर हम समझें, कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं तो 3 प्रकार से मान सकते हैं। एक तो होता है वर्गीय व्यंजन, और दूसरा होता है ऊष्म, और तीसरा होता है अंतस्थ। अगर 33 संख्या हमें लानी है तो हमें 3 प्रकार से सीखना होगा इनको। कैसे? 3 प्रकार देखो, एक तो होता है वर्गीय। अब यहाँ पर इसको मिटाता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ से शुरुआत करेंगे हम लोग। वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। यहाँ पर लिख लेते हैं इसको। ठीक है,
वर्गीय। तो 3 प्रकार से बांटेंगे हम लोग इनको, ठीक है। एक तो वर्गीय, और दूसरा अंतस्थ, और तीसरा ऊष्म, ठीक है। तीसरा क्या होगा? ऊष्म। तो वर्गीय व्यंजन देखो, पहले देखो हमें जो वर्ग होते हैं ना, वर्ग, का वर्ग, पा वर्ग, ता वर्ग, ये सब वर्ग जो होते हैं ना, इनको सीखना है। इसमें ही 25 निकल के आ जाते हैं, ठीक है। देखो जैसे वर्ग के हिसाब से देखें तो आपको यह याद रखना है, का, चा, कचट, तप। आपको याद रखना है क्या? कचट, तप याद रखना है, ये श्री याद रखनी है आपको। अब इसके आगे आप अपने आप कर ले जाएंगे। देखो कैसे, अभी मैं इसको यहां पर बहुत सारी चीजें आपको बताने वाला हूं इस वर्ग में, ठीक है। देखो का, खा, गा, घा, और ये अड़ा, चा, छा, जा, झा, या, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, पा, फा, बा, भा, मा। ये हो गए आपके वर्गीय व्यंजन। इनको अगर आप ये कहते हैं तो इनको कह सकते हैं आप वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन है ये। अब इनकी संख्या आप खुद जोड़ के देखो कितनी हो रही है। इनकी संख्या खुद जोड़ के देखो कितनी हो रही है भाई, 33 हो रही, कितनी 25 हो रही है, 5 5 5 5 5 पचम 25 इनकी संख्या हो गई, ठीक है। तो इनकी संख्या कितनी हो गई दोस्तों? 25 हो गई है। फिर एक देखो यहाँ पर 4 और व्यंजन होते हैं, जैसे कि या, रा, ला, वा। 33 संख्या पूरी करनी ना हमें, वाह। अब इनको बोलते हैं, यही होते हैं आपके अंतस्थ। अंतस्थ क्वेश्चन आपसे ये बन जाता है कि अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो आपको बताना है अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है। या, रा, ला, वा। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है। क्वेश्चन ये आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ, निम्नलिखित में से कौन सा मतलब विकल्प अंतस्थ व्यंजन का है। तो आपको ये याद रहेंगे तो बाकी और भी उठा के रख देगा, तो आपको इसमें से एक मिल जाएगा, ठीक है। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन बनते हैं। और देखो ये तीखो चीज, सा, 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 हा, ये क्या है? ये ऊष्म व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन। अब देखो 25 ये हो गए, 4 ये हो गए, 4 ये हो गए, तो 25 + 8 बराबर कितना हो गया? 33। आपके सामने देखो यहाँ पर है 33, 33 आपके सामने लिख दिया। तो ये जो ऊष्म व्यंजन है, तीनों सा होते हैं और एक हा होता है। अब यहाँ पर सा में कोई अंतर उच्चारण में मुझे तो आज तक नहीं पता लगा कि इन दोनों में ये जो सा का उच्चारण है, इसमें क्या है। इसको तो मैं हमेशा सा ही बोलता हूँ, सा। बाकी आप नहीं पहचान पाएंगे कि ये सा का उच्चारण कैसा है, बस खाली इसका उच्चारण अलग और इन दोनों का उच्चारण अलग होता है। ये होता है सा, वो होता है शा, और पीछे चले जाएंगे तो शा हो जाएगा, तो वो होता है ये वाला, ठीक है। तो आप पहले इसका इतने का स्क्रीनशॉट ले लो। चलो देखो, हमें पहले व्यंजन समझने के लिए ये जो वर्ग है ना, कौन से वर्ग में क्या है, ये हमको अच्छे से पता होना चाहिए। यही आगे बहुत बड़ा रोल बनाता है। जब हम लोग क्या पढ़ते हैं, अल्पप्राण, महाप्राण, ये सब पढ़ते हैं, अघोष सघोष पढ़ते हैं, तो ये जो है रोल काफ़ी निभाता है। समझ गए कि नहीं। तो हम लोग पहले यहाँ पर देख लिए, यार अलावा अंतस्थ व्यंजन होते हैं, सा साहा उसमें व्यंजन होते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें आपको बतानी अलग से हैं, वो ये है जैसे कि मान लीजिए ये जो धा लिखा हुआ है, धा, तो ये जो घुंडी वाले अक्षर होते हैं ऊपर, घुंडी वाले, तो बहुत लोग क्या कर देते हैं, बहुत लोग ऐसे लिखते हैं, घा को ऐसे लिख देते हैं, तो ये गलत तरीका है, ठीक है। कुछ वैसी चीज़ें हैं जो आप समझिए, जो घुंडी वाले होते हैं उन पर सिरोरेखा कभी नहीं जाती है, इसको बोलते हैं सिरोरेखा, सिर के ऊपर रेखा, ठीक है, तो इसको सिरोरेखा बोलते हैं। तो जो घुंडी वाले जो अक्षर होते हैं, जो घुंडी वाले वर्ड होते हैं, उसके ऊपर हम लोग सिरोरेखा नहीं हो जाते हैं। जैसे कि ये भा लिखा हुआ है, ये भा, तो ऐसे लिखा जाएगा ये, ना कि ऐसे, ये भा नहीं है, भा ऐसे लिखते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, ऐसे भी कर देते हैं, तो ये गलत तरीका होता है, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा।
और देखो था, था भी देखो लिखा हुआ है, ये देखो था, तो था को ऐसे लिखते हैं लोग, ऐसा नहीं लिखा जाएगा। ये जितने भी घुंडी वाले होते हैं उनके ऊपर से, घुंडी के ऊपर से ये जो शिरोरेखा होती है वो नहीं निकाली जाती है। और देखो जो विसर्ग होता है, विसर्ग, विसर्ग जो होता है इसके ऊपर भी शिरोरेखा नहीं गुजारते। जैसे कि लिखा हो प्रातः काल, अब देखो प्रातः काल, ये पूरा एक शब्द होता है, बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि ये अलग अलग नहीं होता, ये पूरा एक शब्द होता है। लेकिन होता क्या है कि जब प्रातः काल हम लोग लिखते हैं तब क्या होता है कि शिरोरेखा के ऊपर से हम लोग विसर्ग के ऊपर से शिरोरेखा को नहीं निकालते हैं, इसलिए प्रातःकाल ऐसे नहीं ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, और चीज़ देखो, ये जो लगा हुआ है बिंदु, ठीक है, तो ये जो है ये बिंदु कितने प्रकार से बनता है ये भी जान लो, शायद आप लोगों ने नहीं देखा होगा, कभी इस चीज़ को नहीं सीखा होगा। ऐसा होता है जैसे कि ये मान लीजिए खड़ी पाई है, ये मान लीजिए खड़ी पाई, एक ये है शिरोरेखा और ये खड़ी पाई है, ठीक है, ये एक कच्चा खाका बना दिया हम लोगों ने एक कोई शब्द का। तो ये जो बिंदी होती है ये कहाँ से, चार प्रकार से काम करती है। एक तो ये सब, एक तो ये अक्षर के ऊपर रखी होती है, ऐसे दिख रहा होगा आपको, बड़ा कर दूं मैं, ऐसे, ठीक है। तो जो ऊपर यही बिंदु लगती है तो इसको बोलते हैं अनुस्वार। ये क्या बोलते हैं इसको, अनुस्वार। और ये हमेशा स्वर के ऊपर ही लगती है, अनुस्वार स्वर के ऊपर ही लगती है। जैसे कि आपके दिमाग में आ रहा होगा, जैसे कि एक लिख दिया जाए शब्द, क्या लिख दिया जाए, चंद, चंद लिख दिया जाए ऐसे, ठीक है। आप कहेंगे सर ये तो व्यंजन के ऊपर रखी है, लेकिन दोस्तों अगर आप इसको तोड़ेंगे, भाई चार तो पूरा अपने आप में होता नहीं है, इसमें स्वर लगा होता है, तो भैया बिंदु इस पे रखी है, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसको जब संधि पढ़ेंगे हम लोग तो ये चीज़ आपको समझ में अच्छे से आ जाएगी। तो ये चंद, ठीक है। तो ये जो अनुस्वार होता है ये हमेशा स्वर के ऊपर ही लगा होता है। अब देखो नीचे एक और चीज़ है, अगर हम लोग यहाँ पर साइड में देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर साइड में लगा हुआ है ये बिंदु साइड में लगा होता है तो इसको बोलते हैं पंचमाक्षर, पंचमाक्षर बिंदु, पंचमाक्षर बिंदु या चिन्ह। अब देखो यहाँ पर एक चीज बताने वाली बात यह है कि पंचमाक्षर बिंदु, ये जो बिंदु है खाली एक वर्ण के ऊपर आता है, वो है अड़ा, ये वाला, ये, ठीक है। अब देखो ये नीचे एक और आता है यहाँ पर बिंदु, यहाँ पर। अब इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ताड़न जात चिन्ह, ताड़न जात, ताड़न जात चिन्ह बोलते हैं इसको, या उच्छिप्त, उच्छिप्त चिन्ह बोलते हैं, ठीक है, द्विगुण चिन्ह बोलते हैं। ये ताड़न जात के नाम से जाना जाता है। जैसे कि आपके पास ताड़न जात कितने होते हैं, वो दो होते हैं, अभी आपको बताऊंगा मैं। एक तो ये होता है ये, और एक ये नीचे बिंदु रखी होती है, ठीक है। अगर मान लो कि ब्रैकेट में यहाँ पर छोटा सा लिख के दिखाऊं मैं आपको कि ये डा है और यहाँ पर एक बिंदु रख दूं तो ये ताड़न जात हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ताड़न जात हो जाएगा, जो कि यहाँ पर तो गलत हो जाएगा। तो ये अब एक बिंदु बचता है जो वर्ण से पहले लगता है, वर्ण से जो पहले लगता है वो है यहाँ पर, यहाँ पर। इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं नुक्ता, इसको क्या बोलते हैं, नुक्ता। अब नुक्ता कहाँ से आया है, ये नुक्ता जो आया है वो अरबी फारसी भाषा का शब्द है, ये नुक्ता। ये नुक्ता अरबी जो फारसी जो है उसमें नुक्ता का प्रयोग होता है। और हिंदी में नुक्ता वाले कितने माने जाते हैं, 5 माने जाते हैं। एक देखो, ये मार्कर चेंज करता हूं, एक देखो ये का, खा, गा, ठीक है, और ये फा और जा, ये अभी हिंदी के वर्ण हैं, ये अभी क्या है, हिंदी के वर्ण है। लेकिन अगर इसमें मैं नुक्ता लगा दूं, ये वाला ऐसे नुक्ता लगा दूं यहां पर, ये, तो ये अरबी फारसी के हो जाएंगे, ठीक है। अब ये हिंदी के वर्ण आप मान ही नहीं सकते, ये हिंदी के वर्ण है ही नहीं। जैसे बोलते हैं, इसे की बोलते हैं गालिब, ठीक है, जफर, जफर, तो जफर वाला ये जो जा है ना, नुक्ता वाला होता है, जफर, ठीक है। और ये क्या हो जाए, फा, अब फा से मुझे कोई शब्द याद नहीं आ रहा है, लेकिन जफर, गालिब, और ये क्या होता है, अब ये उर्दू फारसी में चलता है, अरबी फारसी में चलता है, ठीक है। अब देखो क्या है कि अगर नुक्ता वाले बात करते हैं, हिंदी में कितने माने जाते हैं, हिंदी में जो प्रयोग में माने जाते हैं वो माने जाते हैं 5, ठीक है। ये बात है किसकी, ये इन्होंने कहा है, शिव प्रताप
शिव प्रताप ने। शिव प्रताप एक थे जो 1913 के, हाँ 1913 के आसपास कोई जो थे, वो मुझे ठीक से याद नहीं है, तो वहाँ पर कोई अधिकारी थे भाषा विभाग के, शिव प्रताप। तो इनको बोला जाता है सितारे हिंद, इनको सितारे हिंद की उपाधि दी जाती है। तो इन्होंने ये माना है कि भैया जो जो का खा गा फा जा है, इनमें अगर आप पहले नुक्ता लगा दोगे तो ये अरबी फारसी के शब्द हो जाते हैं, अक्षर हो जाते हैं, ठीक है। और देखिए एनसीईआरटी की बात करते हैं भाई, एनसीईआरटी की बात करते हैं तो उन्होंने 5 नहीं माने, उन्होंने क्या माना है, ये माना है खा जा फा। अगर आपके पास क्वेश्चन अगर आ जाए कि नुक्ता वाले जो है कितने अक्षर हैं, तो आपको लगाना है 5, क्योंकि इसमें शिव प्रताप ने बताया भी है, ठीक है, राजा शिव प्रताप ने बताया भी है कि 5 है। और एनसीईआरटी के तहत ये है, अगर 3 5 में से कोई ऑप्शन, अगर 3 5 पहली बार 2 ऑप्शन आएंगे नहीं, या तो 3 आएगा या 5 आएगा, अगर 3 5 दोनों दिख जाए तो आपको 5 लगा देना, क्योंकि भाई साफ साफ देखो ना यहाँ पर। अब ये तो पता ही है कि गालिब 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 होता है भाई, गालिब बोलते हैं ना, गालिब गालिब, तो गालिब कैसे लिखेंगे आप, गालिब ऐसे तो लिख नहीं देंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर 5 नहीं आप लगा रहे हैं तो क्यों नहीं लगा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर लिख दिया जाए गालिब, तो ये गालिब सही तो लिखा नहीं है, जब तक यहाँ नुक्ता नहीं लगेगा तब तक गालिब होगा नहीं, है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो आपका ये जो बिंदु है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं। अब इसमें एक चीज़ और आपको बतानी है, वो ये है, इसमें जो झा लिखा है, क्वेश्चन आता है कौन मानक नहीं है, तो झा वाला माना जाता है, ठीक है। झा ऐसा होता है कि बहुत पहले आपने, बहुत पुराने समय, जो पुरानी बुक जो हैं, ये पुराने स्टेशन के जो नाम हैं, वहाँ पे आपने देखा होगा कि झा ऐसे लिखा होता है, कुछ ऐसे, झा कुछ ऐसे लिखा होता है। तो ये भाई अमानक हो गया, ये मानक नहीं है। मैंने बताया था कि हिंदी या भाषा, कोई भी भाषा हो, वो परिवर्तनशील होती है, आए दिन से परिवर्तन होते रहते हैं। तो अब मानक भाषा का रूप ये है, ये नहीं है, ठीक है। मतलब पूछते सर ऐसा क्यों है, तो देखो ना, पहले ऐसे बनता था झा, अब ऐसे बनने लगा है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आपके अच्छे से, ठीक है। ठीक है, हम लोगों ने अध्ययन के आधार पर देख लिया, ठीक है। अध्ययन के आधार पर हम लोगों ने 3 प्रकार से देख लिया, वर्गीय व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो ये अध्ययन के आधार पे था। अब हम लोग देखने वाले हैं उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, ठीक है। अब इसको हम लोग इतना पहले मिटा देते हैं, अब इसका कोई काम नहीं, आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। क्या डालते हैं अब, उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर कितने होते हैं, 8 प्रकार से होते हैं। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, ठीक है। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है, 8 प्रकार से किया जाता है। देखो कौन कौन से, ये आपको याद रखना है कौन कौन से। पहला देखो कौन सा है, स्पर्शी, पहला आपका स्पर्शी, और दूसरा है संघर्षी, और तीसरा है स्पर्शी, संघर्ष स्पर्शी, संघर्ष स्पर्शी, ठीक है, संघर्ष स्पर्शी। और चौथा क्या है, नासिक की। पांचवा है संघर्षहीन। बात थोड़ा दूर दूर लिखा जाए, बहुत ही नजदीक हो रहा है ना। क्या हो जाएगा, संघर्ष स्पर्शी है, संघर्ष स्पर्शी। चौथा है नासिक। पांचवा क्या है, संघर्षहीन। छठा है प्रकंपित। प्रकंपित। और सातवां है लुंठित, सॉरी पार्श्विक। और आठवां है ताड़न जात। ताड़न जात।
तो 8 प्रकार से हमें देखने हैं और हमें ये देखना है कि कितने कितने हैं, क्योंकि क्वेश्चन ये बन जाता है गहराई वाला जो अच्छा एग्जाम होता है उसमें बोलता है कि स्पर्शी व्यंजन कितने हैं, संघर्षी कितने, स्पर्श संघर्षी कितने व्यंजन है, नासिक कितने हैं, संख्या पूछ लेता है कभी कभी, तो संख्या भी आपको ध्यान रखनी है। देखो स्पर्शी की अगर बात करते हैं तो यहां पर देखो, यहां पर आते हैं यहां पर कि का वर्ग का, देखो का वर्ग के 4 वर्ण, का वर्ग के 4 वर्ण और ये छोड़कर बाकी इसके 4 वर्ण, ठीक है, और इसके 4 वर्ण, 5वां छोड़कर, और इसके 4 वर्ण, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे, 4 4 4 4, 16 हो जाएंगे टोटल। कितने हो जाएंगे भाई, 16 हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो का वर्ग और चा वर्ग को छोड़ देंगे, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग के प्रथम 4 4, ठीक है, आपको याद रखना 4 4। अब संघर्षी में देखो, संघर्षी में क्या है, ये जो ऊष्म व्यंजन होते हैं यही संघर्षी होते हैं। कौन कौन से, देखो सा, ओहो, सा और हा, ठीक है, ये 4 होते हैं भाई, ये 4 लिख लो, 4 होते हैं। लेकिन साथ में जो मैंने आपको बताया नुक्ता वाले 5 वो भी होते हैं, नुक्ता वाले भी होते हैं, का, खा, गा, जा, फा, ये भी होते हैं, ये लिख लीजिएगा, ये भी होते हैं। अगर पूछ ले, क्योंकि अगर हालांकि संख्या पूछेगा तो 4 ही होंगे, लेकिन अगर मान लो पूछ लिया जाए कि खा जो है वो कौन सा वर्ग है, तो वो संघर्षी वर्ग के अंतर्गत आता है। गा किस में है, नुक्ता वाला, गा की बात नहीं कर रहा, गा तो इसमें आ जाएगा, ठीक है। गा नुक्ता वाला वो किस में है, संघर्षी में है, लिख लीजिएगा इसको, ठीक है। लिखो जो नुक्ता वाले भी इसके अंतर्गत आते हैं। अब देखो संख्या आपको पूछे कि संघर्ष, हिंदी का पेपर है, पूछे संघर्षी कितने व्यंजन होते हैं, तो आपको 4 लगा देने हैं, तो आप 8 मत लगाइएगा, 8 5 13 मत लगाइएगा, ठीक है, सॉरी कितना 5 4 9 मत लगाइएगा। अब देखो यहाँ पर संघर्ष स्पर्शी, देखो इसमें अब क्या बचा है, खाली ये वाला बचा है ना, तो इसमें आ जाओ, इसमें ये वाला, तो ये जो संघर्ष स्पर्शी है, तो इसमें चा वर्ग की प्रथम 4, चा वर्ग के प्रथम 4, चा वर्ग के प्रथम 4 ये हो जाएंगे, ठीक है। अब नासिक की देखो, नासिक की में बात ध्यान रखो, जो ये 5वां होता है, कहां तक आ गया, ये पंचमाक्षर बोलते हैं, ये जो 5वां होता है, ये सारे क्या है, ये नासिक के होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, क्या बोलेंगे इसको यार, सभी वर्ग के पंचमाक्षर, ठीक है, सभी वर्ग के पंचमाक्षर, ये वाला रा रा रा, ये सब क्या है, ये नासिक की हैं। अब संघर्षहीन कौन बचा, संघर्षहीन देखो आप, या देखो या और रा बोलेंगे, या और रा, तो इसमें देखो कोई संघर्ष नहीं हो रहा है, या और वा में कोई संघर्ष नहीं हो रहा है, तो या और वा संघर्ष देखो हो जाए। अभी बताता हूं मैं कैसे, देखो या और वा, इनको बोलते हैं अर्धस्वर, अर्धस्वर के नाम से भी जानते हैं। देखो या, अब यहां पर क्या है कि देखो स्पर्शी क्या है कि जब हम लोग का से कुछ ना कुछ बोलते हैं तो स्पर्श कहीं ना कहीं जवान हमारी करती है, और संघर्ष में क्या है कि देखो संघर्ष करते हैं तो संघर्ष करने पर जो वायु निकलती है ना उसमें भी है, और सा बोले तो कुछ संघर्ष भी हो रहा है, और ये स्पर्श संघर्षी भी देखो है। देखो ये सब आपको खाली बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं कि प्रैक्टिकल करके दिखाना, आपको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और प्रकंपित का मतलब क्या है, यहां पर एक आता है रा, जिसको बोलते हैं लुंठित भी बोलते हैं, रा। पार्श्विक में आता है ला, पार्श्विक मतलब होता है किनारे से। ताड़न जात क्या है, 2 हैं, एक ये ढा और ये ढा, 2। ताड़न जात को उच्छिप व्यंजन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उच्छिप्त व्यंजन। द्विगुण व्यंजन भी बोलते हैं इसको,
ताड़न जात को, ठीक है। तो अब क्या बचा इसमें, तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। बाकी कल जो पढ़ेंगे इसके आगे पढ़ेंगे, हम लोगों को अघोष सघोष देखना है, महाप्राण अल्पप्राण देखना, सब कुछ देखना है, वो सारे को सारी हो जाएंगी, ठीक है। तो आराम आराम पढ़ेंगे, अभी पीईटी का एग्जाम होने वाला तो है नहीं अभी, बस ये है कि आराम आराम से पढ़ना है और तैयार अच्छे से करना है, ठीक है। देखो क्वेश्चन ऐसे बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकंपित है, तो आपको रा लगाना है। कौन सा लुंठित है, रा लगाना है। कौन सा पार्श्विक है, ला लगाना है। बस ऐसे क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा, ऐसे बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नासिक की नहीं है, तो आपको ये इनमें से 3 दिए होंगे और एक इनमें से उठा के दे देगा, तो आपको वही लगा लेना है। बस कितना सिंपल है, बस ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो भाई डाउट कहीं पर डाउट अगर आपको हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा, नहीं तो अगली वाली क्लास में उसको डिस्कस कर लिया जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन होता है जिससे आपको वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को शेयर किया करें, वीडियो को पूरा देखा करें यार। मिलते हैं अगली क्लास में।